नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सभी का मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। और आज जो है करंट अफेयर्स हमारा 17 जनवरी का है। और करंट अफेयर्स में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ आज का विचार, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए क्या नहीं है, पसंद नहीं है। तो हमें जो व्यवहार स्वयं के साथ पसंद है वही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए। ऐसा जो बड़े ज्ञानी जन लोग हैं वो कह के गए हैं और बिल्कुल सही के गए हैं, सही कह करके गए हैं। तो विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को हम देखते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है एक अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। एक ये शुरुआत है। तो ये उद्घाटन जो किया गया है किस नेशनल हाईवे पे किया गया है, तो ये किया गया है NH66 पे। और जो NH66 है ये आपका मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसको किया गया है। ये लगभग 5 राज्यों को जोड़ता है। और इसको बनाने वाला जो कौन है, ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपका NHAI है वो नहीं है, ठीक है, नेशनल हाईवे। ये इसका उद्घाटन डॉक्टर VK सारस्वत के साथ, मतलब उनके द्वारा किया गया है। VK सारस्वत हैं, ये कौन है, सदस्य है नीति आयोग द्वारा। और इन्होंने क्या है, जो CSIR है इसके द्वारा, साथ में जो हमारा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है CRRI है, इन सभी ने मिल करके एक विकसित स्टील स्लैग रोड जो प्रौद्योगिकी है, स्टील प्रौद्योगिकी, उसको जो उसका जो कचरा होता है उसको धन वृद्धि में परिवर्तित कर रही है। जो कचरा निकलता है वहां से उसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर रही है, ताकि उसका क्या हो सके, एक बार यूज हो सके और देश में जो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली रोडों का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके, ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो। जो सीमेंट वगैरह का यूज होता है उससे डस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उस पर एक तरह से धीरे धीरे क्या करके किया जाए, कमी लाई जाए। तो अभी ये हाल फिलहाल 1 किलोमीटर लंबा 4 लेन स्टील स्लैग रोड है, स्टील स्लैग रोड। और आगे चल के इसमें और भी क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट होंगी, नई चीजें होंगी, तो उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। आपको NH66 याद करके रखना है। आगे की तरफ बढ़े, बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की। तो निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो ये बना है पेंच, कहाँ का, महाराष्ट्र का। पेंच पेंच आप सभी को पता है कि 2 राज्यों के बीच में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। जो पेंच यदि आप देखोगे तो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपका हमारा जो मध्य प्रदेश का सबसे बॉर्डर एरिया है और जो जाकर के महाराष्ट्र के पास सिवनी के आसपास लगता है वहाँ पे, तो वहाँ पर है ये। और महाराष्ट्र के साथ ये शेयर करते हैं हम लोग इसको। तो वहाँ पर इस पर क्या हुआ है कि इसको जो घोषित किया गया, पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। और यहाँ पर अंधेरे आकाश की सुरक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए इसको डार्क स्काई पार्क के रूप में नियमित किया गया है। और यहाँ पर जो खगोल विज्ञान से जिनको बहुत इंटरेस्ट है खगोल विज्ञान में, तो उनको मौसम ऊपर का साफ दिखेगा, तारे स्पष्ट दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से इसको स्काई पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है। एशिया का ये 5वां ऐसा पार्क होगा जो कि इस क्या कहते हैं डार्क स्काई पार्क होगा। तो पेस इसके बारे में बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN जो है, इन्होंने प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संसाधन के रूप में आकाश के जो मूल होते हैं उनकी मान्यता पर जोर देता है। उसके द्वारा इसको क्या किया गया, प्रमोट किया गया है, फंडिंग की गई है। और जो वैसे ये एक तरह से आप जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको हमें क्या करना, धीरे धीरे रोकना है। और ये एक तरह पे आप कह सकते हो जैसे अभी वहाँ पे लद्दाख में बनाया गया था, जो वेधशाला बनाई गई थी, ठीक है, सबसे हाइट पे था। और वहां से क्या होता है, आकाश साफ दिखाई देता है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। तो जो खगोल विज्ञान से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको रिसर्च करने में काफी मजा आता है। और कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है चांद और तारों को पास से देखने का, तो उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इंटरनेशनल जो IUCN है, इन्होंने एक तरह से आप ये कहिए कि जो नेशनल और हमारे यहाँ की जो सरकारें, स्टेट सरकारें हैं, उनको ये क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है कि आप एक ऐसा क्या करिए, जो आपके नेशनल पार्क है वहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट करिए। पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1977 में स्थापित हुआ था। 2 राज्य अपने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में फैला हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3 है जो काफी खबरों पे बनी रही है, आज के न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में भी रही है। कल के रात में ही इसकी रिपोर्ट जारी हुई है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई है 2022-23 तक 9 सालों में भारत में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। बहुआयामी गरीबी मतलब कि उस जो गरीबी होती है उसके पूरे के जो उन्होंने कुछ सेक्टर डिसाइड किए हुए हैं जहाँ पे ये लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो कितने लोग बाहर आए हैं, तो ये आंकड़े आपको याद रखने, 24.82 करोड़ रुपए आए हैं, 82 करोड़ लोग आए हैं। बात करी जाए बहुआयामी गरीबी की, तो ये जो आंकड़े आपको मिल रहे हैं ये 9 साल के आंकड़े हैं। 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में गरीबी में काफी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं,
ठीक है, उनका यहाँ तक लाभ पहुंचा है, चाहे मकान हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, सभी योजनाओं को टारगेट किया जा रहा है। खासतौर से जो पॉवर्टी लाइन से नीचे तो बिलो द बीपीएल कार्ड वाले होते हैं उनको। साथ में सबसे बड़ा मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डाला है वो डाला है जो आवास योजना चल रही है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। फिर मुद्रा योजना, बाकी की जो एक रोजगार डेवलप योजनाएं हैं लागू की जा रही हैं इन पे, उसका बहुत है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया है इन योजनाओं को वहां तक पहुंचने में, तो वो दिया है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर। इसका बहुत बड़ा रोल है। करंट गवर्नमेंट ने जो ये डीबीटी को जिस तरीके से आधार का यूज किया है उसको, और फिर जनधन के माध्यम से खाता खुलाया, फिर आधार से लिंक किया, पैन कार्ड सारे आधार से लिंक किए, तो बहुत सारी चीजें क्या हुई कि एकदम से पकड़ में आई कि बहुत सारे टैक्स पेयर भी बहुत सारी योजनाओं का क्या कर रहे थे, लाभ ले रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी काफी तेजी से बढ़ी। जब डीबीटी से पैसा डायरेक्ट किसानों के खाते में गया या गरीब वर्ग के खाते में गया, और जो मकान लिए उनको मालूम है कि 2.5 लाख रुपए उनको डायरेक्ट सब्सिडी उनके अकाउंट पे आ रही, बीच में किसी का रोल नहीं है, तो इन सब का बहुत प्रभाव पड़ा है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो बीच में पैसा इधर उधर होता था उस पर कंट्रोल आया, तो सरकार ने पहचान बहुत तेजी से करी। तो नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि जो इनके जो पत्र इन्होंने प्रस्तुत किया है, रिपोर्ट प्रस्तुत करी है कि 2013-14 में 29.17 गरीबी थी उस समय पे, जो घट करके वर्तमान में 11.28 हो गई है। और हर साल लगभग 2.75 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ये बहुआयामी गरीब जो नीति आयोग इसको क्या करती, आकलन करती है, वह 3 आयामों पे करती है। पहला होता है हेल्थ, दूसरा होता है शिक्षा और तीसरा होता है जीवन स्तर। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना चल रही है, शिक्षा के लिए अलग योजनाएं चल रही हैं, जीवन स्तर सही करने के लिए आपको आवास, जल, ये जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनको क्या की जा रही है, पूर्ति की जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बात करोगे तो 12 उन्होंने क्या किया, 3 आयामों को जो है 12 सतत जो उनके विकास लक्ष्य उसको क्या किया, उसमें बांटा हुआ है। इसमें आपका जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जाओगे तो पोषण है, बाल किशोर मृत्यु दर है, मातृत्व स्वास्थ्य है, स्कूली शिक्षा में आ जाता है। स्कूल में जो अटेंडेंस है इसके लेकर के अलग रिपोर्ट आती है, स्टेट वाइज रिपोर्ट आती है, कई बार करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया गया है। और फिर इसके बाद जीवन स्तर पे जब आप जाओगे तो आपका ईंधन आता है, स्वच्छता आती है आपको, ये भी हमारे जीवन स्तर को ऊंचा करता है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर ले जाते हैं। डायरिया वगैरह जो फैलता है गंदगी के कारण फैलता है, उसको रोका जा सकता है, मलेरिया को रोका जा सकता है। बहुत सारी बीमारियां स्वच्छता के कारण रुक जाती है। पीने का पानी एक बहुत बड़ी समस्या रही, उस पर भी स्वच्छ पीने का पानी। तो एक तो वाटर लेवल तो हमारा सही हो गई, हमें एक अच्छा पानी मिलता है, बिजली एक हमारी आवश्यकता है, आवास उपलब्ध हो रहा है आपको, और बैंक खाते खुलने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ी संपत्ति होती है, उसका बैंक में खाता होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है वो। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितनी भी ये योजनाएं चलती हैं इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो डायरेक्ट इसके अकाउंट में पहुंचते हैं। तो नीति आयोग जो है, आपको मेन मोटिव बात रखनी है ध्यान, 3 आयाम पर ये क्या करता है, आकलन करता है। 12 सतत विकास लक्ष्य को ये क्या करता है, सांकेतिक रूप से देखता है इन 3 आयामों के अंदर। ठीक है, वो मैं आपको एक आगे इमेज दिखाऊंगा, उसमें आपको दिख जाएगा। इसी के आधार पर इसने जो एमपीआई है, गरीबी सूचकांक है, इसका आकलन किया है। तो राष्ट्रीय एमपीआई में 12 संकेतक शामिल है, दूसरी ओर वैश्विक एमपीआई में कितने शामिल है, 10 संकेतक शामिल है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना, ये चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जो 12 संकेतक है, जैसे हेल्थ के क्षेत्र में आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, चाइल्ड मोर्टेलिटी होनी चाहिए, मेटरनल हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन में जाओगे तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल ऑफ अटेंडेंस, छोड़ने की दर कितनी रही है। स्कूली एजुकेशन में विशेषकर बालिकाओं की छोड़ने को काफ़ी फोकस किया जाता है कि किस स्तर पे जाके बालिकाएं स्कूल, यानी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, स्कूल में जाना बंद कर देती हैं, रीजन क्या होते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है ना कि इस वजह से वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसपे आपको पूरा एक प्रॉपर अध्ययन करेंगे हम लोग, उस पर समझेंगे कि यदि स्कूल अटेंडेंस कम हो रही है तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि 8th क्लास या 9th क्लास में जो लड़कियां हैं ये स्कूल ड्रॉप कर रही हैं, तो हम उनका रीजन जानना चाहते हैं। पता चलता है रीजन, कई बार हम जब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होते हैं जो लोग, उन्हें मालूम होता है कि स्कूल दूर होने के कारण लड़कियों को भेजने में थोड़ी सी असुविधा होती है, तो सरकार तुरंत एक नया प्रोग्राम लेकर के आती है कि गर्ल्स के लिए हम पास में क्यों ना स्कूल खोल दें। छोटे बच्चे क्यों नहीं आते, क्या रीजन होते हैं भाई, उनको हम क्यों ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। तो न्यूट्रिशन जब वहाँ मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पोषण उनके अंदर आएगा। ठीक है, कुपोषण खत्म होगा। और एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत होता है। देखिए पूरी लड़ाई चलती है, हम लोग चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। एक एलीट क्लास में बोला जाता है इनका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे, हम एक तरह से हमारा जो अपना बोलो नीति आयोग हटा दो, हम कैसे मानते हैं। अच्छा, उसके यहाँ पहले एक बात थी कि गैस सिलेंडर है क्या उसके यहाँ, आप यदि बचपन में जाओगे
और बहुत पहले का याद करोगे तो गैस सिलेंडर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती थी। कनेक्शन मिलना, गैस कनेक्शन मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। ये बात हो रही काफी समय के पहले। आज वर्तमान में लगभग लोगों के पास एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है। तो अब सबके पास गैस सिलेंडर है, तो कोई उस पर आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुकिंग फ्यूल है। और अपन ने कैरोसिन के जमाने भी देखे हैं कि उस समय स्टोव वगैरह में कैरोसिन का यूज किया जाता था। आज सबके लगभग हर गरीब वर्ग के पास सिलेंडर तो मिल ही सकता है उसको। तो यहाँ से एक सामान्य स्तर पे बात कर रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड अब लगभग लोगों को जब ऊंचा उठता है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। मकान, उस किसी व्यक्ति को मकान मिलना, भले ही वो एक कमरे का मकान हो, बहुत बड़ी बात होती है। पानी के पीने के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत समस्या जाती थी पानी में, अब वहाँ पे नल जल पहुंच रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो नीचे का एक तरह से वाटर लेवल, हम तो उसको तो बचा ही रहे, घर घर पानी पहुंच रहा है। मकान मिलना, इलेक्ट्रिसिटी अभी भी बड़ी एक समस्या है। ईंधन की आवश्यकता हम सभी को है, बहुत सारी आवश्यकताएं उससे पूर्ति होती है। साथ में जो बैंक खाता खुलता है, एक बचत की हमारे अंदर क्या होती है, एक आदत बनती है। तो हेल्थ सेक्टर में 3 इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 7 इंडिकेटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ों में इसको बांटा गया है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर अब आगे जब कुछ आएगा इस पर और एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। 12 इंडिकेटर्स होते हैं, एसडीजी टारगेट 12 ये है। ठीक है, और इसमें जो बताया गया है कि 13-14 में 29.17% लोग हमारे यहाँ गरीबी रेखा में थे, अब 11.28 लोग बचे हुए हैं। सरकार, इसका लक्ष्य है कि हम इसको 1% से नीचे लेकर के आएंगे और सरकार इस लक्ष्य को लेकर के बहुत सारी योजनाएं क्या कर रही है, चला रही है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो भारत को 2030 से काफी पहले सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 1.2 गरीबी को कम करने में क्या करना, प्रयास करना है। कम संभावना है कि इतना समय लगेगा। और जो हालिया राष्ट्रीय एमपीआई राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2004, 2015, 16, 5, 2019 पर आधारित था, ये जो हेल्थ से रिलेटेड जो आपको यहाँ पे सर्वेक्षण इन्होंने देखा था, वो 2000 जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आता है, उसका जो 5th वर्जन आया था 2019-21 पर, उस पर उसके डाटा का इसमें यूज किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? तो हमेशा की तरह ये दावोस में हो रहा है। दावोस की बात कर, वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम है, इसकी मीटिंग्स चल रही है। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे गए हुए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री गए हैं, केंद्रीय मंत्री गए, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, ये सभी लोग गए हुए हैं। और कई राज्यों के मुख्यमंत्री में बात करो तो महाराष्ट्र के शिंदे गए हुए हैं, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी गए हुए, सिद्धारमैया गए हुए हैं, साथ में हमारे आरबीआई के गवर्नर्स गए हुए हैं। ठीक है, और ये बैठक जो चल रही है दावोस पे चल रही है, अलग अलग विचारों पे इस पे बात की जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कि WEF के बारे में। तो ये एक स्विस गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, आप सभी को पता है। स्थापना इसकी 1971 में हुई थी। जिनोवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पर इसकी मीटिंग चल रही है। ये जो भी राजनीतिक, व्यावसायिक, सामाजिक क्षेत्र के एजेंडे होते हैं उन पर इसमें बातें होती हैं। इस समय रसिया यूक्रेन का मैटर चल रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इसमें मैक्सिमम जितने क्लॉज रखे गए हैं इस बार की मीटिंग में, सब यूक्रेन पर आधारित थे और उस पर फोकस यूरोप का ज़्यादा हो रहा है। तो यूरोपीय संगठन, जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, उनका थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहता ही है, स्वाभाविक है। और बात करी जाए वैश्विक जो आर्थिक मंच है, इसके अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे हैं और यहाँ पर कई रिपोर्ट जारी की जाती है WEF के द्वारा। एक तो विश्व जोखिम रिपोर्ट, लिंग अंतर रिपोर्ट और प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, यात्रा पर्यटन रिपोर्ट, समावेशी विकास और विकास प्रवर्तक रिपोर्ट और वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा विश्व जोखिम रिपोर्ट अपन के द्वारा पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन वुल्फ को IUCN की लाल सूची में रखा गया और ये किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये वर्गीकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, असुरक्षित के रूप में किया गया है। ये होता है वुल्फ लोमड़ी, सफ़ेद लोमड़ी, जो कि हमारे जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, हिमालयन वुल्फ होती है। इसको हम लोग कैनिस ल्यूपस चाको कहते हैं और ये हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रमुख ल्यूपिन शिकारी जीव है। और अभी इसकी जो संख्या है वर्तमान में यदि बात करी जाए तो भारत के जो हिमालय क्षेत्रों में 227 से 378 के बीच में है। और ये इसको तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे लोग रहते हैं। नेपाल और भारत का जो क्षेत्र है, तिब्बत से जुड़ा हुआ क्षेत्र, वहाँ पर ये पाया जाता है। विशेषकर हमारे भारत में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पाया जाता है। IUCN की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये जो प्रकृति को संरक्षित करने में, उसके संसाधनों को संरक्षित करने में एक हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य ये है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए जो प्रभावित चीज़ें हैं उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, जीवों को बचाया जाए। ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं लोग, जिसे रेड लिस्ट बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जिसको सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं।
और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जो भी जीव होते हैं या पौधे होते हैं या जैव विविधता क्षेत्र होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है और उनकी लिस्ट बनाई जाती है। रेड लिस्ट श्रेणियाँ होती हैं, इसकी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनकी शुरुआत हो जाती है कि इनका मूल्यांकन नहीं किया गया से लेकर के विलुप्त श्रेणी तक के चीज़ों को इसमें रखा जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे छठे प्रश्न की। अभी हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना का कौन सा वर्ष बनाया गया है? तो आपका प्रश्न यहाँ पे रहेगा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो इसकी स्थापना की गई थी 1875 में की गई थी। आप सभी को बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने 1.5 वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये भारत सरकार के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होता है उसकी एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है भारत मौसम विज्ञान। 1864 में जब कोलकाता और आंध्र पे तट पे काफी विनाशकारी चक्रवात आया था, तो उस समय पे इसकी क्या की गई थी, स्थापना का एक नींव तैयार हुई थी और जाकर के 1875 में इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है हमारे लिए मौसम से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में जानकारी देना। कृषि के लिए, सिंचाई के लिए जो नौवाहन विमान होते हैं, अपतटीय तेल अन्वेषण केंद्र होते हैं, सभी को मौसम की जो संवेदनशीलता होती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि ये सभी लोग समुद्री तटों पे या उससे लगे हुए क्षेत्र में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। किसानों के लिए मौसम का जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप सभी को पता है, इन सब चीज़ों के बारे में इनके द्वारा जानकारी दी जाती है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ, और 7 में हम लोग जब पहुंचेंगे तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि कौन सा राज्य दीव में आयोजित पहले बीच गेम्स में, ठीक है, ओवरऑल चैंपियन बना है? तो कोई और राज्य नहीं है, अपना मध्य प्रदेश है, जो कि पहली बार आयोजित होने वाले द बीच गेम्स 2024 का चैंपियन है और 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ तालिका में सबसे ऊपर रहा है। 28 राज्यों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। एमपी सबसे टॉप पे था, फिर महाराष्ट्र था, फिर इसके बाद तमिलनाडु, उत्तराखंड रहे, असम भी रहा है, लक्षद्वीप भी रहा है। तो ये इसकी शुरुआत अभी हुई है। खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बीच में ये गेम्स आयोजित किए जाते हैं समुद्र किनारे, और लगभग इसके बहुत सारे सेंटर तैयार करने की अभी योजना चल रही है सरकार की। विक्रमोत्सव 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? हमेशा की तरह विक्रमोत्सव का आयोजन उज्जैन में होगा। एक बड़ा पर्व के रूप में मनाए जाने को लेकर के इसकी तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा 2 मीटिंग ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। यहाँ पर कई चीज़ें नवाचार करने का भी चल रहा है, कुछ शोधपीठ भी खोलने के चल रहे हैं अलग अलग, और इतिहास को भी मध्य प्रदेश शासन चाह रही है कि विक्रमादित्य के जो राजा विक्रमादित्य जिन्होंने विक्रम संवत निकाला था, उसके आधार पे उनके इतिहास को पढ़ाया जाए और ज़्यादा उस पर रिसर्च की जाए। अगला प्रश्न हमारा ये है, 9वां प्रश्न। हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी रेखा से उबरने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है? एक प्रश्न जो बनेगा वो यही है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। इस पर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको मैं बाकी की पूरी डिटेल्स बताऊंगा। 3 राज्य टॉप पे थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। रिकॉर्ड लार्जेस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ एमपीआई पुअर ड्यूरिंग लास्ट 9 ईयर। तो मध्य प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर है। और क्यों? मध्य प्रदेश में 9 साल में 2.30 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर हुई है, और गरीबी के उबरने के मामले में मध्य प्रदेश तीसरा अव्वल राज्य है। और पूरे भारत में 24 करोड़ लोग बाहर हुए, जिनमें से 2.30 कहाँ के? मध्य प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, बिहार नंबर 2 पर है। विश्व बैंक ने क्या माना है? विश्व बैंक ने माना है कि 180 रुपए से कम कमाने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना, यानी आप 180 रुपए से 181 कमा रहे हैं तो आप जो बीपीएल होता है आप उससे ऊपर हो जाते हो, ठीक है। और 2017 में 18.73 आबादी गरीब थी, 2021 में 11.90 रह गई है। 41% आबादी के पास अभी भी घर नहीं है। टॉयलेट सुविधा से अभी भी 31% लोग वंचित हैं। तमाम अभियानों के बाद 44% के पास अभी भी रसोई गैस भी नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें सामान्य है, लेकिन आप जब इन आंकड़ों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज एक टॉयलेट और एक गैस, रसोई, इन सब चीज़ों की सुविधाओं से क्या रह गए हैं? वंचित रह गए हैं। तो वहाँ तक पहुँचना सरकार के लिए बहुत कठिन काम होता है। तो बहुआयामी, अभी मैंने पिछले जो सेक्शन में बताया था कि 12 सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के चलती है, कौन कौन से लक्ष्य हैं। सेपरेट वीडियो आएगा तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगी। किन किन मानक स्तरों पर सुधार हुआ है, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि किन किन मानक स्तरों में सुधार हुआ है, पोषण के क्षेत्र में, सबके क्षेत्र में। इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, तो वहाँ पर हम अच्छे से बात करेंगे। रिपोर्ट्स अभी प्रॉपर तरीके से डाली नहीं गई हैं। मध्य प्रदेश अभी केवल मोटी मोटी बातें नीति आयोग के द्वारा बताई गई थी। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है? या मध्य प्रदेश के किस शहर में? तो ये है मध्य प्रदेश के भोपाल में।
साई का जो सेंटर है वो भी मध्य प्रदेश का भोपाल में ही है। और तो ये क्योंकि केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वहीं पर खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। और पूरे भारतवर्ष में कुल 21 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनमें से 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र आपके बंगलौर और पटियाला में रहेंगे। तो उनमें से 21 में से एक मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ये युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत जो साई संस्थान है उसमें ये आता है। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, बहुत अच्छी हाई क्लास की फैसिलिटी होती है, जिसका लाभ हमें ये मिल रहा है कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चलते चलते आज सभी के लिए आपका आज का प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है। गढ़कुंडार महोत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? आप लोग उत्तर देना बंद कर दिए, उत्तर जरूर दें। गढ़कुंडार महोत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये महोत्सव ही अपने आप में इतिहास है, किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व पे आधारित होता है। तो आप सभी को नीचे कमेंट में 3 से 4 बातें इस महोत्सव के बारे में बतानी है। विशेष कर यदि आप उसी क्या कहते हैं जिले से जुड़े हुए हैं, जगह से जुड़े हुए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। जिनका उत्तर होगा अच्छा, एग्जाम गुरु जिनको हार्ड देगा। साथ ही में आप सभी को प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे फैक्ट्स लेकर के आए, एक उत्तर को समेटने की कोशिश करें कम से कम शब्दों में, है ना। तो और करंट अफेयर्स यदि आपको पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूले। पीडीएफ एग्जाम गुरु जी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूले। हमारी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद।